बदलते हैं चेहरे या बदलेगा रिवाज, फिर खिलेगा फूल या मजबूत होगा हाथ। हिमाचल की जनता किसका देगी साथ, देखें हिम एक्स टीवी की इस खास रिपोर्ट में। धर्मशाला का टी गार्डन एक बेहद ही खूबसूरत जगह, जहां पर ना सिर्फ धर्मशाला, कांगड़ा या हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत भर से लोग यहां पर घूमने आते हैं। और जितना खूबसूरत ये टी गार्डन है, लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर आपको ये खूबसूरती नीचे खूबसूरती दिख रही है, परंतु उसके ऊपर अगर आप देखें तो आसमान पर धुंध है। ये एक तरह से प्रतीक है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं और नेताओं के जितने बड़े नेता हैं, जितने नेता हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, परंतु एक धुंध छाई हुई है कि किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रतीकात्मक हमने जगह चूज करी है और इसके बारे में आपको हम बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या माहौल बना हुआ है, कांगड़ा में क्या माहौल है, हिमाचल प्रदेश में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी, किस पार्टी को एज है, कौन सी पार्टी जो है वो मिशन रिपीट करना चाह रही है और कौन सी पार्टी दोबारा वापस सत्ता पाना चाह रही है, और तीसरा जो थर्ड फ्रंट है वो कहाँ स्टैंड करता है। वो सारी चर्चा आज हम धर्मशाला के इस खूबसूरत टी पॉइंट पे करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे जो स्टेट ब्यूरो हैं नरेश ठाकुर जी, वो रहेंगे। वो खासी नज़र या पैनी नज़र बना के रखते हैं चुनावों पर और नेताओं पर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा माहौल बना हुआ है, क्या मुद्दे हैं और कैसे जो है वो दोबारा से बीजेपी वापस आ सकती है, कांग्रेस दोबारा सत्ता पा सकती है, या थर्ड फ्रंट की कोई जगह बनती है या नहीं बनती है। तो इस बारे में पूरी चर्चा आज हम यहाँ पे खूबसूरत टी गार्डन में करने वाले हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। और आज हम बात करने वाले हैं चुनावों को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या माहौल बना हुआ है? क्योंकि कांग्रेस के बहुत बार ऐसे देखने में मिला है कि कांग्रेस की टिकटें अनाउंस हो जाएंगी, 34 टिकट जो है वो फाइनल हो गई है, कभी बोलते हैं 47 हो गई है, 54 हो गई हैं। कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या लगता है आपको कि क्या है कांग्रेस के दिल दिमाग में चल रहा है? कांग्रेस के दिल दिमाग में सबसे ज्यादा तो यही चल रहा है कि जो उनके चेहरे छट के भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस डेंट को मैनेज करने या डर भी हुई है कि इससे हम टिकटें अनाउंस करते हैं तो ज्यादा जो लोग जो छोड़ के ना चले जाएं। तो इसको देख के और सारे फैक्टर्स देखे जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है तो उससे हमें क्या प्लस होगा या क्या माइनस है, इन्हीं फैक्टर्स के देखते हुए रुके हुए वो। आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि मतलब इसको देख के डर रहे हैं? फिर या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये तो हवा बनाई जा रही है कि इनको टिकट मिलेगा, इनको टिकट मिलेगा, ताकि पता चल सके कि जो छोड़ने वाला वो छोड़ जाए, जो टिकने वाला वो कांग्रेस ही है। लास्ट टाइम पे आप देखोगे कि कुछ 15-20 दिनों से, एक महीने से हर कोई ना कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। शक्ति प्रदर्शन ये है कि हाईकमान को किसी से रिझाया जाए, हाईकमान को ये दिखाया जाए कि हम जो कैपेबल है, कि हम जो अगर हमें टिकट मिलती है तो हम इस पे जीत जाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो हर कोई अपना प्लस कर रहा है। आपको बता रहा हूँ, कईयों ने तो डेरा जमाए रखा हुआ है, 15-15 दिन हो गए, दिल्ली या वापस आ रहे हैं, फिर दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तो वापस दिल्ली जा रहे हैं, और इस बीच में कहीं ना कहीं जनता उनसे छूट रही है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा देर हो जाएगी? एक तो पार्टी सरकार में नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है, तो बीजेपी मान सकते हैं कि वो डिले करेगी, टिकट बंटवारे में डिले करेगी, क्योंकि वो सत्ता में ऑलरेडी है और वो सोच समझ के टिकट देगी। और उसके पास मैक्सिमम टिकट जो होंगे वो पहले प्री डिसाइडेड हैं कि जो जीते हुए विधायक है उनको मोस्टली दिया जाता है टिकट, तो उनके लिए ईजी है। पर कांग्रेस जिस तरीके से, एक तो नेतृत्व में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, पीपी में चले जा रहे हैं, और नेतृत्व ऊपर लेवल है। दूसरा जो यहाँ पे है वो भी हमने देखा है कि शिमला से जो हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा सिंह जी, उनके भी बहुत से बयान ऐसे आते हैं जो कि कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाती है जैसे पार्टी, और कहीं ना कहीं वो धड़े बने हुए हैं, गुट बने हुए हैं। और ऐसा अगर इतना डिले करेंगे तो ऐसा नहीं कि उनको नुकसान होने वाला है? कांग्रेस के पास ना कई बार बीच में वो तो दावे तो वहाँ पे काफ़ी किए जा रहे हैं कि हम रिपीट होंगे, बट पता क्या कि जब से वीरभद्र सिंह के बाद जो वरिष्ठ नेता वहाँ सिंगल लाइन चलती थी, उसके अब्सेंस में बहुत से फैक्टर चेंज हो चुके हैं। और कईयों ने तो यह तक बोल दिया कि अब ये पार्टी एक माँ बेटे की पार्टी रह गई है। तो उसमें से फैक्टर्स के बीच में अब ये खुद भी एक तरह से सदमे में भी क्या करना और क्या नहीं करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का अभी भी एक ऐसा गुट है जो उन्होंने सांस उनकी यहाँ पे लटकाई हुई है कि अगर थोड़ा सा भी अगर मेरे
मुझे नहीं, साथ में जो मेरे सपोर्टर अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो हम छोड़ के दूसरे दौरे में जा सकते हैं, और इसके लिए कई कई आस लगा रहे हैं, कई लोगों को चला हुआ है। अगर देखा जाए जैसे ये लोग छोड़ के बीजेपी पे जा रहे हैं, बाकी दूसरी तीसरी पार्टी तो है नहीं, तीसरी पार्टी है भी तो वो अलग लेवल पे चल रहा है अभी, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अगर हम देखें तो कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, हाँ जी, आपको क्या लगता है उनको कुछ मिलने वाला वहां से? क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी जीती हुई पार्टी है, सरकार है उसकी, और इतने सारे नेता हैं, बड़ी पार्टी है, और लगता है कि उनको कुछ मिलने वाला वहां से, टिकट मिलेगा या कुछ आश्वासन दिया जा रहा होगा? ये जिस तरह से क्रिकेट है ना, क्रिकेट एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल गेम्स होती है, इस तरह का सेम आज की डेट में पॉलिटिक्स में चला हुआ है। कई लोगों को ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपको टिकट का ही होगा, अगर हमारी सरकार बनेगी हम आपको चेयरमैन बना देंगे, आपको एक मलाईदार पद पर रखेंगे, तो उसके बड़े अपने प्लस पॉइंट्स देख के उसके हिसाब से वो देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी डामाडोल जरूर है, जितना वो लेट करेंगे उतना प्रॉब्लम आएगी, और अध्यक्ष को लेकर भी जो केंद्र में चल रहा है कि अध्यक्ष पद को लेकर भी कि कभी कौन लड़ रहा था, वो ऐसे माना जा रहा था कि गहलोत आ रहे हैं तो वो फाइनली ही हो जाएंगे, वो अध्यक्ष ही बन जाएंगे, और फिर एक बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष को बनाया जा रहा है। जब वो आए थे तो ऐसा लग रहा था कि वो तो चुने हुए, मतलब उनको बोल दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दीजिए, एक तरह से आप अब प्री डिसाइडेड है कि आप बने हुए हो, तो वो लोकतांत्रिक कहाँ रहा मुद्दा, और ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी को एज दे देता है। और दूसरा परिवारवाद का एक बड़ा है, हालांकि हर जगह परिवारवाद है, वो किस तरीके से मुद्दे उठा पाता है, आईटी सेल किसका कितना मजबूत है, वो बड़ा मैटर करता है। अब ये एक है, परंतु इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो प्रतिभा सिंह के बहुत से बयान ऐसे आए हैं जिससे कि पार्टी को नुकसान होने की चांसेस लगे हैं, और बीजेपी ने वो मुद्दे उठाए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से गुटबाजी अभी चली हुई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिक्कत वाली बात है, इसको आप मानते हो? अगर बीजेपी की अगर हम बात करें अब, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे पहले क्योंकि हम धर्मशाला में बैठे हैं, स्मार्ट सिटी इसको बनाया जाना था, अब कितनी स्मार्ट हुई है वो हम लोग सारे जानते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी हम लोग मानते हैं, और परंतु इस खूबसूरत जगह पे हम लोग हैं तो इसके बारे में तो पहले चर्चा करते हैं। धर्मशाला में राकेश चौधरी आम आदमी पार्टी में गए, पहले हालांकि वो बीजेपी की विचारधारा वाले थे, आम आदमी पार्टी में गए, फिर वापस बीजेपी में आए, फिर उसके बाद ये विशाल नहरिया हैं, उनको कम समय मिला, हालांकि अच्छे वो काम करने की कोशिश की है उन्होंने, और वो काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, जितना समय उनको मिला उन्होंने काम किया है। तो क्या लगता है कि धर्मशाला में क्या होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे भी लड़ाई तो है, कांग्रेस की लड़ाई पूरे हर जगह पे है, पर अगर धर्मशाला की स्पेसिफिकली बात करें तो बीजेपी में भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जो गद्दी नेता हैं, वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और अब राकेश चौधरी आ गए, कहीं ना कहीं वो भी एक दावेदारों में हैं। तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है यहाँ पे? धर्मशाला ना वास्तव में हिमाचल की ना एक हॉट सिटी बन चुकी है, हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट में ये है कि अगर चाहे कांग्रेस में होगी, कांग्रेस में भी कई जो टिकट के तलबगार हैं, भाजपा में करीब 1 दर्जन के लोग अपनी ताल कर रहे हैं। ऐसे स्पष्ट उसमें राजनीति में ये कहा जाता है कि जितना हमारी प्रतिस्पर्धा होगी लोग टिकट के लिए आवेदन करेंगे, पर कहीं ना कहीं अब हालात वहाँ पे बदले हैं। काफी समय तक भाजपा में एक छत्र राज रहा यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का, जो आपके कृष्ण कपूर जी ने काफी टाइम 4-5 बार यहाँ से रिपीट हुए, उसके बाद बीच बीच में चंद्रेश मैडम आई थी, उसको फिर एक से बोलते हैं हम पीढ़ी परिवर्तन। जैसे ही पीढ़ी परिवर्तन हुआ, विशाल नेहरिया यहाँ पे हम चलते चलते बात करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, अब हालांकि थोड़ा मुश्किल तो है, मैं कोशिश करता हूँ मैं निकलूँ यहाँ से। तो इन हालातों के बीच में सबसे ज्यादा सिस्टम ये है कि अब उस पीढ़ी परिवर्तन के बीच में अब हालात बदले हैं, बट उसके बीच में जो पहले की अपनी थी वो लोग अपनी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दड़ा का, एक समुदाय का है कि आखिर कब तक हमें जो एक एसटी समुदाय को ही नेतृत्व दे, तो ओबीसी तबका जो वहाँ पे अपनी सीट के लिए कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मतलब किसकी तरफ ज्यादा रुझान हो सकता है? बीजेपी किसको मतलब टिकट दे सकती है? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, कौन जो ज्यादा अच्छा दावेदार हो सकता है? तो अभी भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट में विशाल नेहरिया चले हुए हैं। अच्छा। क्योंकि उस संगठन के पास उनके चलो एक उनका अपना घरेलू था, वो उसको हम नहीं बोल सकते, वो उसके लिए गद्दी का बॉर्डर में माना जा सकता है। हाँ जी, उनका सिस्टम हो गया। दूसरा ये कि उनको अगर टाइम कम मिला तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया। और एक जगह होता है क्योंकि जयराम ठाकुर ने 2019 में एक बात कही थी कि मुझे वो टीम चाहिए जो यंगेस्ट, तो मेरे साथ 20-25 साल चले, तो उस हिसाब से तो यंगेस्ट भी है, और उनके अपनी टीम के तो हर लीडर, हर सीएम एक ऐसी टीम तैयार करता है जो उनके खासम भी हो, जिनके लिए एक तरह से सिपह सालार, तो उसमें उसके हिसाब से वो जो प्लस पॉइंट होगा। तो आपके हिसाब से विशाल नहरिया अभी भी एज बनाए हुए हैं, हालांकि वो टिकट किसको दी जाएगी वो बाद में सोचा जाएगा। और
पार्टी ऐसा पार्टी क्या लगता हाईकमान है, देखेगा। क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस के भी अगर जग्गी की बात करें, सुधीर चौधरी हैं जिनको कि बार बार ये दूसरे जो सुधीर शर्मा, कांग्रेस हाँ की जी। दूसरा गुट जो है वो लगातार बोलता है कि वो जो गुट है वो नहीं, ये बाहर के हैं, हाँ जी, धर्मशाला के नहीं है, इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जी, जी। तो वो सारी चीजें भी उनको एक तरह से बताई जाती है। तो ये दोनों दोनों जो है थोड़ी बहुत टिकट को लेकर मारामारी चली हुई है। जी जी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इसमें कोई फायदा उठा पाएगी जिस तरीके से राकेश चौधरी और इसके बीच का, या फिर जग्गी और उसका जो गुट है, सुधीर चौधरी का, सुधीर शर्मा का जो गुट है, उसकी वजह से कहीं बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी धर्मशाला में? यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ, वही पार्टी जो फायदा उठा पाएगी जो समय पर अपनी डेंट मैनेज कर लेगी। हाँ, अगर ये गुटबाजी को अगर मैनेज करके तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे समीकरण और ही बदलने वाले हैं। अगर देखा जाए तो अभी तक जितना हुआ है, हमने भी कवर किया, आपने भी काफी लंबे समय से चुनावों को देखा है आपने भी, जी जी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अगर किसी को टिकट दे देती है तो उसके बाद जो अगर कोई गुटबाजी होती है तो उसको मैनेज कर पाती है। उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो मैनेज करने के बाद हायर उनका जो सिस्टम है वो मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अभी भी लगता है कि थोड़ा उतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है। जो टूट जाता है वो टूट जाता है, ऐसे होता है। हाँ जी जी। तो ऐसा देखा जाएगा कि अब उसके बाद अगर टूटते हैं लोग, कोई टूटता है, बीजेपी से टूटे या कांग्रेस से टूटे, तो क्या आप में जाएगा, या आपसे आपको यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे कोई जनाधार बन सकता है? सिर्फ यहाँ की बात नहीं करते हैं, पूरे हिमाचल का थोड़ा सा बात हम आम आदमी पार्टी पर भी करते हैं। हालांकि बहुत शुरुआत जब हुई थी तो ऐसा लगा था आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लगातार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और एक तरह से जब सत्येंद्र जैन थे, हाँ जी। जब यहाँ के प्रभारी, चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया था, तो सत्येंद्र जैन ने एक अच्छी रफ्तार यहाँ पे पकड़ी थी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचल मचा दी थी दोनों पार्टियों में। हाँ जी। बट उसके बाद जब वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो वो पार्टी, हालांकि कोशिश की गई, दुर्गेश पाठक आए, फिर वहां से विधायक बन गए, और उसके बाद जितनी दिल्ली से टीम आई उन्होंने भी बहुत कोशिश की, पर अब देखा जाए जो करंट सिनेरियो उसमें देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अब शांत हो गए हैं। जी जी। अब जो पार्टी के यहाँ के वर्कर हैं वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आप आम आदमी पार्टी किसी को कोई हानि पहुंचा पाएगी, बीजेपी या कांग्रेस में से किसी का टिकट, किसी के वोट काट पाएगी, या क्या सिचुएशन बन सकती है उसके लिए? आम आदमी पार्टी का ना, यहाँ हिमाचल तो ये है कि अपने पास खोने के लिए कुछ है नहीं है, पर दूसरों को कोई ना कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का अगर इतिहास देखा जाए तो आम आदमी पार्टी वही स्टेट पे, उसी जगह पे होती है जहाँ पे कांग्रेस होती है, और कांग्रेस के, और यहाँ पे कांग्रेस हाँ, है नहीं, यहाँ पे कांग्रेस- बीजेपी है। जी जी। कांग्रेस के वो अगर चांसेस हो गए, कई बार दलों का भी सिस्टम में उसमें चला हुआ है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा जो है कांग्रेस के या बीजेपी, कांग्रेस के वोट तोड़ती है कहने का मतलब है। जी जी। बट अगर देखा जाए तो 4 टिकट सबसे पहले एक तरह से बोल सकते हैं कि पायलट उन्होंने बैच जो है वो अनाउंस कर दिया, 4 टिकट अनाउंस कर दिए। हाँ जी। और 4 टिकट जो अनाउंस किए उसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो अनाउंस किए गए हैं वो बाहर से दूसरी पार्टियों से आए थे। जी जी। और राजन सुशांत की बात करें तो वो अभी आए ही थे और तुरंत उनको टिकट दे दिया गया। और मनीष ठाकुर की बात करें वो भी कांग्रेस से आए थे, बड़े वो हालांकि अच्छे जो युवा नेता थे कांग्रेस के, तो वहां से आए थे। ठीक है, उनको टिकट मिल गया, दे दिया। अब क्या लगता है कि उसके बाद क्यों देरी हो रही है? क्योंकि एक पहली लिस्ट तो जल्दी जारी कर दी, उसके बाद क्या लगता है कि वो सोच रहे हैं कि भाई किस किस को कितनी सीटों पे लड़ाना है, या मतलब 68 पे तो लग नहीं रहा है कि वो पूरे पे लड़ाएंगे, बट जितनी सीटों पे लड़ाना क्या उनका सोचा जा रहा होगा, उनको देखा जा रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा उनको अनाउंस करने देते हैं उसके बाद शुरू करते हैं दोबारा, ऐसा कुछ होगा? आम आदमी पार्टी का अभी प्लस पॉइंट पहले जो उनकी फास्ट जो पहले आधिकारिक सूची हुई थी वो इसलिए थी कि जो डॉक्टर राजन सुशांत थे 1984-85 बैच के एक लीडर है, एक बड़े लीडर थे, तो उन्होंने वो जाने के लिए दूसरी पार्टी को प्रेशर डालने के लिए कि हमने सूची कर दी जारी। अच्छा, ये भी हो सकता है, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि जो जनता ये सोच के बैठी हुई है कि शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी लड़े या ना लड़े, उसको ठीक करने के लिए कि हाँ भाई पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो दिखाने के लिए भी वो टिकट अनाउंस करना उनका पहला। और दूसरा ये कोई जब बाकी अगर कोई छूट जाता है चेहरा फिर टिकट की रेस से, तो उनको अगर हमारे आप उसके साथ आ सकता है तो कोई उस पॉइंट को देखते हुए लड़ रहे हैं। सही बात है। चलो हम इस हालांकि देखने में लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करती दिख रही है, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से मेहनत हो रही है वहाँ पे सारे जो लीडर हैं, जितने जो पहले हिमाचल आ रहे थे वो भी अब सारे जो अलाइन कर दिए गए हैं गुजरात पे, और गुजरात पे बहुत ज्यादा फोकस है। हालांकि 1-2 सर्वे आए हैं जिसमें गुजरात में भी उनकी स्थिति सही नहीं बताई है, परंतु उसमें वोट शेयर जो है वो 17% तक बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो 25 तक पहुंचता है तो अच्छी खासी सीटें जो आम आदमी पार्टी गुजरात में ले जा सकती है।
और उसके बाद हिमाचल में अभी वो शायद थोड़ा कम फोकस करेंगे, और गुजरात उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो वहाँ से पीएम आते हैं, और वहाँ पे अगर थोड़ी भी पकड़ बना पाते हैं 2024 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा एज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। हम अब दोबारा से वापस आते हैं, कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा के अगर समीकरण हम देखें, कांगड़ा में दो जो नेता हैं, दो बोल लीजिए, या फिर एक तरह से मुख्यमंत्री आए थे तो पवन काजल को तो उन्होंने अनाउंस ही कर दिया था, कि ऐलान कर दिया कि भाई यही हमारे जो है उम्मीदवार रहेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा हुआ, प्रॉब्लम आई थी बीजेपी में, और अब कुलभाष चौधरी शायद वो ओपन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से जाएंगे, दूसरे दल में जाएंगे, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो कांग्रेस में चले जाएं। और तो ये सारी जितनी घटनाक्रम हुआ है उसमें उसको देखकर क्या लगता है कि कांगड़ा में क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी जो है वो पवन काजल को ही टिकट देगी, तो कुलभाष चौधरी कोई इम्पैक्ट डाल पाएंगे उसमें? और कांग्रेस की साइड से लड़ने वाला कौन है, या क्या वो लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा? जैसे आपने स्टार्टिंग किया, कांग्रेस से तो अभी भी धुंधुशाई हुई है वहाँ पे। अच्छा। उस पॉलिटिकल सीट में की वजह से अमित वर्मा है वो अपनी ताल कर रहे हैं। अच्छा। जो एक पहले एमएलए रहे थे चौधरी सुरेंद्र काकू, वो वापस हुए, और उन्होंने क्योंकि 2-3 साल पहले बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी। तो ये अच्छा, ऐसे जो नेता लोग जो छोड़ते हैं, जब अपनी पार्टी छोड़ देते हैं टिकट के चक्कर में, जब वो छोड़ने लगते हैं, हाँ जी, तो ऐसा नहीं होता कि ऐसा लोगों के उसमें दिमाग में जाता है कि ये तो सिर्फ अपनी टिकट के चक्कर में ही हैं, और टिकट नहीं मिल रही तो इधर जा रहे हैं, दल बदल रहे हैं, तो इससे जनता को क्या फायदा? सही मायने में ना कार्यकर्ता तो दुखी होता है। हाँ, क्योंकि जिस लोगों के खिलाफ डंडे उठाए होते हैं, और वो बेचारे फिर उनको एकदम से उनका लीडर माई बाप चेंज हो जाता है, जिस तरह हम पॉलिटिकल माई बाप वो चेंज हो जाता है, तो वो आज की डेट में वो खुद परेशान हो चुके किससे बनाए और किससे बिगाड़े। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बात करते हैं बाकी और भी, तो ओवरऑल बात करते हैं हम। धर्मशाला की तो चलो बात कर ली हमने, इसके अलावा हिमाचल की ओवरऑल बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो मिशन रिपीट, हाँ जी, बीजेपी का है, वो हो जाएगा या कांग्रेस आएगी, दोबारा से वापसी कर पाएगी? कांग्रेस की अभी अगर जैसे मुश्किल अवस्था है ना, उससे वापस आ गए, और पूरे जो इनके कांग्रेस की एक ना, आपको लग रहा है कि वापस आएंगे? मैं वही बोल रहा हूं, अगर वो आक्रामक जो उनकी एक खासियत रही है कि हर मुद्दे पर अपनी पकड़ लोगों के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने क्या लंबे समय तक राज किया है, बट वो भी दंड सांभेद जान। अगर उसको देखें, वो लंबे समय तक जो राज हुआ है, उस समय राजा वीरभद्र थे, और वो उनमें एक बोल सकते हैं कि एक करिश्मा करते थे वो, कि भाई हर किसी को इकट्ठा करना, और वो एकदम जो बात बोल दी वो करनी है, यही होगा। सिंगल लाइन ऑर्डर होते थे। हाँ, सिंगल लाइन तो अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो नहीं मानने वाले हैं। देखा जाए तो सुखविंदर सुक्खू का अलग चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का अलग चल रहा है, प्रतिभा सिंह अपना वो है, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो कुछ है चांसेस कि वो वापसी कर पाएंगे अभी? कांग्रेस की तो अभी यही है, कांग्रेस अगर उनकी टिकटें ही उनके कैसे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवार है, कि कांग्रेस में ना एक चीज है, वो चाहे आप उनके किसी भी संगठन या किसी कार्यकर्ता से पूछ रहे, कांग्रेस काफी हद तक एक लाइन पे चलती है। बीजेपी क्या कभी भी एक्सपेरिमेंट लेने से वो नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाने पे करते हैं। अगर या इस बार वो रिस्क फैक्टर देखते हुए करते हैं तो वो वापस आएंगे, नहीं तो जिस हिसाब से बीजेपी, अब तो पता है इतने कॉन्फिडेंस जोन पे आगे कि हम तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष को भी हम अपनी पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक तरह से बूस्टअप हो चुके हैं, और दूसरी पार्टी को तो एक तरह से कार्यकर्ता, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाता है। तो कार्यकर्ता भी तब भी बुलंद होता है जब नेता जो बुलंद होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमने चर्चा आज की है हिमाचल के चुनावों को लेकर, और कहीं ना कहीं जो तीनों पार्टियां हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की है। परंतु अगर आपको हम बताएं तो समीकरण यहाँ पे थोड़े से खराब हैं, और वो दिख रहे हैं कि समीकरण थोड़े खराब हैं। कांग्रेस की तरफ से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी है। हालांकि बीजेपी में भी गुटबाजी है, परंतु वो उसको मैनेज कर पा रहे हैं, और जितना भी बाहर आते हैं तो वो बाद में भी मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो चले जाएं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ वहाँ पे रहती है। तो ये जो चुनावी चर्चा है हमने की है, आपको ये कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी जो है वो या बीजेपी वापसी कर पाएगी, या फिर कांग्रेस जो है वो दोबारा जीत पाएगी? ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में क्या है, ये इसको भांपना बहुत मुश्किल है। परंतु एक बात तो तय है कि मुद्दों की राजनीति कम होती है, नेता
टिकट मिल जाए उनको, उसके बाद उन्होंने क्या करना है वो उन पर डिपेंड करता है। वो सिर्फ टिकट के लिए जो है वो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। मुद्दों की राजनीति होती है तो बात कुछ अलग हो जाती है। इसी विषय पर हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक चुनावी सर्वे किया है और हमने जगह जगह जाकर लोगों के रुझान भी लिए हैं। बहुत जल्द आपके सामने वो भी हम सर्वे लेकर आएंगे, आपके सामने वो सर्वे रखेंगे। परंतु आज की चर्चा में आपको क्या लगा कि क्या हो सकता है, वो आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ जुड़ने के लिए।